हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आई एम अतुल दुबे। दोस्तों, हमने शुरू की हुई है जेनेटिक्स की ये जो वीडियो क्लासेस, उनमें हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अब तक हम लोगों ने डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ये समझ लिया है। डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होती है और यूकैरियोटिक सेल में कैसे होती है, सेपरेटली उसे भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसे हम हिंदी में डीएनए की प्रतिकृति भी कहते हैं। प्रतिकृति का मतलब क्या होता है दोस्तों, या फिर रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? रेप्लिकेशन या प्रतिकृति का मतलब होता है फोटोकॉपी बनाना, यानी कि एक डीएनए जैसा है बिल्कुल वैसा ही एक और डीएनए मॉलिक्यूल तैयार कर देना कहलाता है डीएनए का रेप्लिकेशन, राइट। तो अगर इसे हम शुरू करें तो हमें पता चलता है कि शुरुआत में जब डीएनए के रिलेटेड बहुत सारे रिसर्चेस हो रहे थे, उस वक्त ये कहा जाता था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग साइंटिस्ट के। तो हम देखते हैं कि उस समय हमें पता चला कि देयर आर टोटल 3 मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि 3 ऐसे तरीके हैं जिनसे डीएनए की प्रतिकृति बनती है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और वो तीनों तरीके या वो तीनों मॉडल्स हैं, नंबर 1 कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, नंबर 2 कहलाता है डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, और जो तीसरा है उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एक एक करके इन तीनों को ही समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक मेन मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन पर आएंगे, जो कि यूनिवर्सल है, जिसे माना गया है साइंटिस्ट द्वारा, और वो सभी सेल्स में कैरी आउट भी होता है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके इनको समझना। तो अगर आप देखेंगे इनके स्ट्रक्चर्स को, तो सबसे पहला जो कंजर्वेटिव मॉडल है ये ऐसा कहता है कि मान लीजिए ये है डीएनए मॉलिक्यूल विथ 2 स्ट्रैंड्स, राइट। इसका एक स्ट्रैंड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ 5 प्राइम और दूसरे का 3 प्राइम होगा। इसके ऑपोजिट वाले का यहां पर 3 प्राइम हो जाएगा और यहां पर 5 प्राइम हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से मान लीजिए कोई एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल को अपनी कॉपी बनानी है, अपनी प्रतिकृति बनानी है, रेप्लिका बनानी है। तो ये कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहता है? कंजर्वेटिव मॉडल कहता है कि ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स पहले इस तरह से सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग, राइट। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये है इसका 3 प्राइम, ये नीचे वाला है 5 प्राइम, ये इसका 5 प्राइम, ये इसका 3 प्राइम एंड है, राइट। तो इस स्टेज से इस स्टेज तक आया। आगे क्या होगा? अब आगे यहां पर ये जो पुराना स्ट्रैंड है इसको हम कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। इसको हम कहते हैं टेम्पलेट स्टैंड। ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों टेम्पलेट स्टैंड्स हैं। इन दोनों टेम्पलेट स्टैंड्स की हेल्प से अब इस पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, यानी कि जो नया डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा उसका 5 प्राइम होगा ऊपर की तरफ और 3 प्राइम होगा नीचे की तरफ। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ एक नया स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएगा, ठीक। उसी तरह से दूसरे टेम्पलेट स्टैंड पर भी होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका 5 प्राइम सीधा नीचे की तरफ होगा और 3 प्राइम सीधा ऊपर की तरफ होगा। तो हमें पता है कि रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो या फिर ट्रांसलेशन हो, कोई भी चीज हो, वो न्यूक्लिक एसिड के 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहां पर 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स बन गए। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक स्ट्रैंड पुराना है, एक स्ट्रैंड नया है। कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहता है कि अब इसके अगले स्टेज में होने ये वाला है कि ये जो 2 पुराने, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से डिनोट किए हैं, बनाए हैं, जो 2 पुराने डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में फिर से रिवाइंड हो जाएंगे। पहले ये वाउंडेड रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं, उसके बाद ये अनवाइंड होकर सेपरेट हो जाते हैं और इन दोनों को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है सेल के द्वारा और इन पर नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बना दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो पुराने वाले स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में फिर से वाइंड अप हो जाएंगे, रिवाइंड हो जाएंगे। ये हो गया 3 प्राइम, ये हो गया 5 प्राइम और बिल्कुल इसी के ठीक सामने यहाँ पे 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम। इस तरह से ये रिवाइंड हो गया और जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बने हैं वो आपस में रिवाइंड हो जाएंगे इस तरह से,
राइट, ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम और ये है इसका 5 प्राइम, ये है इसका 3 प्राइम। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो हमें एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए हैं। यहां से हमने शुरू किया, एक डीएनए मॉलिक्यूल था, इस तरह से इसमें रेप्लिकेशन हुआ और इस तरह से हमें 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल गए। इसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का मतलब होता है संरक्षित। ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों ही स्ट्रैंड्स हैं ये संरक्षित हैं, ये बहके नहीं एक दूसरे से, बल्कि साथ में ही रह गए लास्ट तक। इसीलिए इस मॉडल को हम कहते हैं कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें पुराने वाले डीएनए स्ट्रैंड्स साथ में आ गए और जो 2 नए डीएनए स्ट्रैंड्स बने इन पुराने स्ट्रैंड्स को यूज करके वो दोनों आपस में सेपरेट होकर फिर साथ में आ गए और इस तरह से 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स हमें मिल गए। ऐसा इस मॉडल में माना जाता है। अगला मॉडल है डिस्पर्सिव मेथड या डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्या कहता है? ये भी वही कहता है, कुछ इसी तरह से इसके जो एक्सप्लेनेशंस हैं मिलते जुलते हैं। मान लीजिए ये है एक डीएनए मॉलिक्यूल, राइट। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में होता क्या है कि एक एंजाइम होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस डीएनए को अलग 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 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देगा। तो अगले स्टेज में आपको दिखाई देगा कि ऊपर का हिस्सा थोड़ा अलग हो गया, नीचे का हिस्सा कट के अलग हो चुका है, इसका नीचे का हिस्सा अलग हो चुका है। इस तरह से कई पार्ट्स में ये पूरा डीएनए सेपरेट हो जाएगा। अब आगे क्या होने वाला है? आगे होने ये वाला है कि ऊपर यहां पर जो डीएनए है बिल्कुल इसी की फोटोकॉपी इसी के नीचे बनेगी, इसी के नीचे कंटिन्यू होगी। यहां पर भी इसी तरह से इसके नीचे कंटिन्यू होगी। यहां भी वही होता है, इसके नीचे इस तरह से डीएनए की कॉपी कंटिन्यू होगी, इसके नीचे इसकी डीएनए की कॉपी, इसके नीचे इसकी डीएनए की कॉपी कंटिन्यू होगी, राइट। अब फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल्स या फिर डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे यहां से। तो आप देखेंगे कि पहले जैसे ये था, ये ब्लैक वाले जो मैंने ड्रॉ किए थे, एक के नीचे एक इस तरह से पार्ट्स थे, उस तरह से हो जाएंगे। और जो नए डीएनए के पार्ट्स बने हैं छोटे छोटे, वो आपस में इस तरह से एक के नीचे एक अरेंज हो जाएंगे सीक्वेंस वाइज। ठीक, अगले स्टेज में क्या होगा? अगले स्टेज में होने ये वाला है कि ये जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, 2 के 2, राइट, ये सब आपस में मिल जाएंगे और एक डीएनए मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, और ये जो पुराने स्ट्रैंड्स हैं ये फिर से आपस में मिल जाएंगे और ये पुराना वाला स्ट्रैंड उसी तरह से बना रहेगा। बस इन दोनों मॉडल्स में ये ध्यान रखना है कि जो कंजर्वेटिव मॉडल है उसमें पुराने स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं, उन पर नए स्ट्रैंड्स बनके फिर नए वाले स्ट्रैंड्स आपस में मिल जाते हैं, पुराने वाले आपस में मिल जाते हैं। यहां पर होता ये है कि दोनों पुराने स्ट्रैंड्स होते हैं वो कई लेंथ के हिसाब से सेपरेट होते हैं, ओके, ब्रेक डाउन होते हैं और हर छोटे छोटे सेपरेटेड पार्ट्स अपनी अपनी कॉपी बनाते हैं। फिर उसके बाद में जो पुराने वाले पार्ट्स हैं वो आपस में मिलकर फिर पुराना वाला डीएनए स्ट्रैंड रेडी कर देंगे और जो नए वाले पार्ट्स बने हैं वो आपस में जुड़कर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल रेडी कर देंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल इसी तरह का प्रोडक्ट मिल गया, एक पुराना डीएनए मॉलिक्यूल होगा, एक नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये दोनों ही जो मॉडल्स हैं इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि इनमें बहुत सारी खामियां थी। थोड़ी देर में हम देखेंगे वो क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं जिनकी वजह से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट किया गया है इस मॉडल को जिसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। सेमी का मतलब होता है हाफ, ओके। कंजर्वेटिव हमने यहीं पर देखा, कंजर्वेटिव में होता है कि पुराने स्ट्रैंड साथ में रह जाते हैं और नए वाले स्ट्रैंड्स साथ में आ जाते हैं, जिससे एक पूरा का पूरा डीएनए पुराना है और एक पूरा का पूरा डीएनए नया है रेप्लिकेशन में। सेमी कंजर्वेटिव में हम क्या समझेंगे कि यहां पर 50% स्ट्रैंड ओल्ड होगा, 50% स्ट्रैंड न्यू होगा, इसीलिए इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। इसमें क्या होता है? इसमें ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं। एक का ये 5 प्राइम सिरा है, ये 3 प्राइम सिरा है। 3 प्राइम के नीचे होगा 5 प्राइम और 5 प्राइम के नीचे होगा 3 प्राइम, राइट। इस तरह से एक डीएनए मॉलिक्यूल है। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल में पहले वाले स्टेज की तरह ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। ये है 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, राइट। अब इन दोनों को टेम्पलेट की तरह यूज करके सेल इन पर एक नए स्ट्रैंड्स फॉर्म कर देगा। यहां पर एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, यहां पर भी एक नया स्ट्रैंड फॉर्म हो गया, राइट।
अब हमने कंजर्वेटिव मॉडल में देखा था कि पुराने वाले स्ट्रैंड्स आपस में मिल जाते हैं, नए वाले आपस में मिलकर एक नया मॉलिक्यूल ही बना देते हैं। यहां ऐसा नहीं होता है। ये मॉडल कहता है कि अब ये जो स्टेज आ गई, यहां जो हुआ, इसके आगे होने ये वाला है कि ये दोनों आपस में वाइंड अप हो जाएंगे, रिवाइंड हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में रिवाइंड हो जाएंगे। तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कि एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है, एक स्ट्रैंड पुराना है, एक स्ट्रैंड नया है। तो यहां पर एक पुराना एक नया, दो में से, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं 50% जो यहां पर हमारा स्ट्रैंड है वो कंजर्व कर लिया गया है, उसे सेव कर लिया गया है, इसीलिए इसे हम कहते हैं, यहां पर भी वही होगा 50% नया 50% पुराना, इसीलिए हम इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। तो ये है 3 टाइप के डीएनए रेप्लिकेशन के मॉडल्स, इनमें से माना गया है सेमी कंजर्वेटिव। ऐसा क्यों है, आइए अब उसका रीजन समझ लेते हैं। इसका रीजन छुपा हुआ है एक एक्सपेरिमेंट में जो कि कंडक्ट किया गया था 2 साइंटिस्ट्स के द्वारा। एक का नाम है मैथ्यू मिचेल्सन और दूसरे का नाम है फ्रैंकलिन स्टाल। इन दोनों ने ईयर 1958 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था और उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया था। तो दोस्तों अब हम देखने जा रहे हैं कि मिचेल्सन और स्टाल, जिनमें मिचेल्सन का नाम है मैथ्यू मिचेल्सन और स्टाल का पूरा नाम है फ्रैंकलिन स्टाल, इन दोनों ने ईयर 1958 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पे चलता है, वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, राइट। तो इसे उन्होंने प्रूव कैसे किया था, देखिए हमें ये पता है कि जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के 2 स्ट्रैंड्स से बना हुआ होता है। पिछली वीडियोस में हमने इसके स्ट्रक्चर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। तो जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहला होता है उसका शुगर कंपोनेंट, राइट। जो इसमें शुगर कंपोनेंट पाया जाता है उसका नाम होता है राइबोज शुगर, ठीक है। इसीलिए इसे हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं, ओके। तो जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसे ये नाम ही मिला है उसके राइबोज की वजह से। तो राइबोज एक उसका कंपोनेंट हो गया। दूसरा कंपोनेंट होता है उसमें फास्फोरिक एसिड, जिसकी वजह से डीएनए पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और तीसरा कंपोनेंट होता है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का, वो होता है नाइट्रोजनस बेस, राइट। अभी जो बेसिक नेचर वाला अल्कलाइन नेचर वाला मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन का अमाउंट काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। तो अगर आप देखें तो पूरे के पूरे डीएनए का जो मेन एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है, ठीक। तो नाइट्रोजन का ही सहारा लेके इन 2 लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। अब रेगुलरली हमें जो नाइट्रोजन मिलता है उसका एटॉमिक वेट होता है 15, राइट। जो नाइट्रोजन हमें मिलता है उसका एटॉमिक वेट होता है 15। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है नाइट्रोजन और ये है इसका एटॉमिक वेट, इसके ऊपर लिखा जाता है। अब इन्होंने एक कल्चर मीडियम रेडी किया और वो कल्चर मीडियम था ई कोलाई का, जिसे हम कहते हैं एशेरिचिया कोलाई। इसका एक कल्चर रेडी किया। कल्चर क्या होता है, ये एक पेट्री प्लेट के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर या किसी भी ग्लासवेयर के अंदर एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ पूरा सॉल्यूशन होता है और उस न्यूट्रिशन को इस तरह से प्रिपेयर किया होता है कि हम जिस ऑर्गेनिज्म को उसमें ग्रो करना चाहते हैं वो वहां पर बड़ी आसानी से ग्रो हो जाए, मगर उसके अलावा और कोई ऑर्गेनिज्म उसमें ना ग्रो हो पाए, कोई फंगस या कोई अलगल स्पोर वहां तक ना आ जाए, उसे कंटेमिनेट ना कर दे। तो उसमें सारी रिक्वायर्ड चीजें हम डाल देते हैं ताकि हमारा जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म है वो वहां पर ग्रो हो। तो इन्होंने ई कोलाई के लिए एक कल्चर मीडियम रेडी किया जो ई कोलाई के लिए सुटेबल था, मगर यहां पर कंटेमिनेशन का कोई चांस नहीं था क्योंकि यहां पे कुछ एंटीबायोटिक ऐड किए जाते हैं बाकी के ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने जो नाइट्रोजन डाला हुआ था उसका उसका एटॉमिक वेट था 15, ठीक है। तो यहां पर जो ई कोलाई के सेल्स हैं, ई कोलाई एक ऐसा बैक्टीरियम है जो लगभग 20 मिनट के अंदर अपने आप को डबल कर लेता है। एक ई कोलाई से 2 ई कोलाई के सेल्स हो जाएंगे, अगले 20 मिनट में 2 से
4 ई कोलाई के सेल्स हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ठीक, ये माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस में होता क्या है, ये जो सेल है ये अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, पोषण ग्रहण करेगा, और पोषण ग्रहण करके ये कोशिका डिवाइड हो जाएगी, ये सेल डिवाइड हो जाएगा 2 सेल्स में। 2 सेल्स और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे और 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब डिवीजन के समय आपको पता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, राइट, ये है डीएनए मॉलिक्यूल जो कि बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स से। ठीक है, तो अगर एक सेल की बात करें तो एक डीएनए होगा, 2 सेल की बात करें तो 2 डीएनए चाहिए होगा। एक तो पहले से है, एक नया बनाना पड़ेगा। तो नया डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स बनाने पड़ेंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तो वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया कहां से लेंगे, वो नाइट्रोजन बैक्टीरिया लेंगे अपने कल्चर मीडियम से। ठीक है, तो यहां से जो नाइट्रोजन वो उठाएंगे, वो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट होगा 15। तो यहां पर पहले का डीएनए चाहे जैसा हो, नया डीएनए जो बनेगा उसमें जितने भी नाइट्रोजन होंगे सारे के सारे होंगे 15 एटॉमिक वेट के। इस स्ट्रैंड पर भी 15 वाले होंगे, इस स्ट्रैंड पर भी 15 वाले होंगे, दोनों पर। इसलिए हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, N15 वाला एक डीएनए मॉलिक्यूल है ये। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो यहां पर उन्होंने N15 कल्चर मीडियम रेडी किया, जिसके अंदर ई कोलाई को इनोकुलेट कर दिया। इसके बाद ये ई कोलाई के सेल्स अगले 20, 40 और 60 मिनट के अंदर अपना प्रोजनी बढ़ाएंगे। ठीक, अब लगभग 2-3 घंटे बाद यहां पर जितने भी ई कोलाई होंगे वो सभी के सभी ई कोलाई इस तरह के होंगे, क्योंकि इनके कल्चर मीडियम में N15 ही है। ठीक, तो हमने इनको 2-3 जनरेशन तक यहां पर ग्रो किया। अब यहां पे 2-3 जनरेशन तक अच्छी तरह से डेवलप होने पर हम इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं, हम ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी डीएनए मिलेंगे हमें इन ई कोलाई के अंदर, वो सभी इस तरह के होंगे, N15 वाले, राइट। अब इसके बाद उन्होंने किया क्या, इसको यहां से ई कोलाई के सेल्स को निकाला और ई कोलाई के सेल्स को एक टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, 2-3 जनरेशन के बाद, ये है पहली जनरेशन, ये दूसरी और ये तीसरी जनरेशन। तीसरी जनरेशन में से एक ई कोलाई या कुछ ई कोलाई के सेल्स को निकाला, उनमें से डीएनए को निकाला और इन डीएनए को डाल दिया गया इस टेस्ट ट्यूब के अंदर। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यहां पर डीएनए मॉलिक्यूल्स तो आ ही गए ई कोलाई सेल्स के। इसके साथ साथ यहां पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ था, और ये सॉल्यूशन है CSCl का। इसका नाम होता है सीजियम क्लोराइड, राइट। सीजियम क्लोराइड को यूज करने का यहां पे एक पर्पस था कि ये जो केमिकल है, ये ऐसा केमिकल होता है जो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग बैंड्स शो करता है। इसके अंदर जो कुछ भी डाला जाए उसका, थोड़ी देर में आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहां सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में ई कोलाई के डीएनए डाले गए। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को किया गया सेंट्रीफ्यूज, राइट। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब इस टेस्ट ट्यूब को देखा गया तो उन्हें पता चला कि ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें एक बैंड दिखाई दे रहा है, और वो बैंड, यहां तक तो सॉल्यूशन भरा हुआ है, राइट। अब इसमें जो बैंड दिखाई दे रहा है वो बैंड यहां कहीं नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यानी कि जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स थे सब यहां पर आकर जमा हो चुके हैं, राइट। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से कुछ ई कोलाई के सेल्स को निकाला और अगले कल्चर मीडियम में डाल दिया, इनोकुलेट किया। अब ये जो ई कोलाई का कल्चर मीडियम बनाया था उन्होंने, इसे उन्होंने N15 नहीं रखा, यहां पर एक लाइटर आइसोटोप यूज किया गया था N14। ये भी नाइट्रोजन एलिमेंट है मगर ये 14 एटॉमिक वेट वाला आइसोटोप है। यहां पर होगा क्या, अब देखिए यहां से जो ई कोलाई के सेल्स आए हैं उसमें डीएनए इस तरह का है। अब जब ये वाला ई कोलाई मल्टीप्लाई करेगा, नया ई कोलाई सेल बनेगा, तो उसे नया नाइट्रोजन चाहिए होगा। नया नाइट्रोजन वो ये वाला लेगा। ठीक, तो अब हमें यही चेक करना है कि जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो पूरी तरह से N14 वाला होता है, या पहले वो N15 जो कि पहले था, और नया स्ट्रैंड जो इसमें बन रहा है वो N14 होगा। यही दो हमें चेक करना है, राइट। तो ये चेक करने के लिए इन्होंने यहां पर
20 मिनट का वेट किया। 20 मिनट में होगा क्या? 20 मिनट में यहां से जो ई कोलाई आए थे वो यहां से नाइट्रोजन उठाएंगे और नए सेल्स बनेंगे। तो यहां पर आफ्टर 20 मिनट्स इन लोगों ने क्या किया? वही काम, यहां से डीएनए लिया और उस डीएनए को सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में पोर किया। डीएनए क्लोराइड के सॉल्यूशन में डालने के बाद फिर इसे सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद यहां पर जो रिजल्ट मिला उसमें बैंड्स यानी डीएनए जो था वो यहां नीचे बिल्कुल नहीं बना हुआ था, थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था, कुछ यहां पर मान लीजिए। ठीक, अभी भी सीजियम क्लोराइड उतना ही है जितना पहले वाले टेस्ट ट्यूब में था। यहां पर बैंड बन गया। ओके, ये 20 मिनट के बाद हुआ था, यानी कि यहां पर जो नए सेल्स बने हैं ये उनका बैंड है, उनके डीएनए का बैंड है। अब यहां पर 2-3 जनरेशन तक और रुका गया, यानी आप समझ लीजिए कि 1 घंटा 60 मिनट के अराउंड रुका गया, ताकि यहां पर जितने भी डीएनए या जितने भी ई कोलाई बन रहे हैं सभी के सभी सिर्फ N14 वाले ही बने, यानी कि सारा का सारा नाइट्रोजन यहीं से उठाकर वो अपना डीएनए बनाए। काफी समय तक रुकने के बाद फिर वही काम किया गया कि यहां से डीएनए को लेकर इस टेस्ट ट्यूब में डाला गया। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद इसे सेंट्रीफ्यूज किया गया और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसे भी देखा गया। तो जब इस बार देखा गया तो ये N14 हल्का होगा N15 से, इसका एटॉमिक वेट कम है, इसलिए यहां पर जो बैंड्स बनेंगे वो काफी ऊपर बनेंगे, राइट। अब इन तीनों ही टेस्ट ट्यूब्स को अगर आप मैच करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखाई देगा। यह है पहला टेस्ट ट्यूब, यह है दूसरा टेस्ट ट्यूब, यह है तीसरा टेस्ट ट्यूब। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इनमें सीजियम क्लोराइड कितना है, क्योंकि सीजियम क्लोराइड तीनों में सेम है, यहां तक भरा हुआ है। और इनके अगर आप बैंड्स देखेंगे तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में बैंड नीचे बना है, दूसरे वाले में बैंड यहां बीच में बना है और तीसरे वाले में बैंड यहां काफी ऊपर बना है। तो इससे यह पता चलता है कि यहां पे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं वो N15 वाले हैं, इसलिए ये भारी है, तो ये नीचे आ गया अपने वेट की वजह से। यहां पर एक तो भारी स्ट्रैंड है और दूसरा हल्का स्ट्रैंड है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये इससे हल्का है क्योंकि इसमें एक N14 है, मगर इससे भारी है क्योंकि यहां पर N15 भी है। वहीं अगर आप इस तीसरे टेस्ट ट्यूब को देखेंगे तो यहां पे दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हल्के वाले हैं N14, इसलिए ये इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ऊपर बैंड बना हुआ है, राइट। तो इस चीज को कंफर्म किया था मेसेल्सन और स्टाल ने अपने एक्सपेरिमेंट में, और यहां से ही हमें पता चल गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है दोस्तों वो कैसा होता है। द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, अर्ध संरक्षी प्रतिकृति होती है डीएनए की, राइट। यहां से कंफर्म हो गया। अब हम आगे समझते हैं कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में, हम सेपरेटली देखेंगे।